एक ही नॉवल वर्ल्ड कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि आप उस सफर में कदम रख चुके हैं जहां हर कहानी एक नई दुनिया का रास्ता खोलती है और हर मोड़ पर छुपा है खौफनाक ट्विस्ट। यहाँ हर किरदार सिर्फ खास नहीं बल्कि खेल का खिलाड़ी है या शिकार। स्वागत है एक ही नॉवल वर्ल्ड में जहाँ कहानियां चलती नहीं दौड़ती हैं। अध्याय 6 चू बाई हे। जियाओ जू को बस दादाजी की याद आती है क्योंकि हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है। खियान रनशु खियान दाओलियो के पास गया। जिसने अपने सामने खड़ी खूबसूरत खियान रनशु को देखा, उसकी आंखें प्यार से भर आईं। हाँ, जियाओ जू बड़ी हो गई है और लंबी भी हो गई है, लेकिन तुम दादाजी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। जानती हो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। बताओ क्या हुआ था। खियान दाओलियो द्वारा उसके विचारों को उजागर किए जाने पर खियान रेंशु की आंखें धीरे धीरे झुक गई, मानो वो किसी बात से बचना चाह रही हो। उसे डर था कि अगर उसे उस साल की सच्चाई पता चल गई तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। फिर भी वो सच्चाई जानना चाहती थी। आखिरकार उसने मन बनाया और पूछा, दादाजी, मैं उस समय जो हुआ था बीबी डोंग और मेरे पिता के बारे में सच जानना चाहती हूँ। खियान दाओलिए चुप हो गई। ये प्रतिक्रिया जाहिर है खियान रेंशु ने देखी। एक पल में उसे लगा जैसे उसके पास पहले से ही जवाब है, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि खियान दाओलियो कुछ अलग कहेगी। जियाओजू, तुम अचानक इस बारे में क्यों पूछना चाहती हो? खियान दाओलियो ने हैरानी से पूछा। क्या ये महिला बीबी डोंग हो सकती है जिसने ये जानकारी जारी की थी? वरना उस साल की सच्चाई और कौन जान पाता। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। तो जियाओजू को कैसे पता चला? खियान दाओलियो ने मन ही मन बुदबुदाया। दादाजी, मैं बड़ी हो गई हूँ। उस साल की सच्चाई मुझे जो भी दर्द दे मैं उसे सहन कर सकती हूँ। कृपया मुझे बताएं। खियान दाओलियो ने खियान रेंशियो को गौर से देखा। खियान दाओलियो ने आह भरी। दादाजी, उस समय तुम्हें सच नहीं बताना चाहते थे। चूंकि तुमने खुद ही सुराख खोज लिए हैं, इसलिए अब इसे तुमसे छिपाने से तुम आसानी से हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारे स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ मेरी बच्ची। लेकिन तुम्हें दादाजी से वादा करना होगा कि सच्चाई चाहे जो भी हो, उसे अपने अंदर तक हावी मत होने देना। खियान रेंशु ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ दादाजी। छोड़ो, अगर तुम मुझसे पूछो तो बीबी डोंग बहुत घमंडी थी और उसने कई मौके गंवा दिए। वो सीधे सूर्यास्त वन में जाकर डुगुबो को पीट सकती थी, उसे स्पिरिट हॉल में शामिल कर सकती थी और संयोग से उसके बर्फ और आग की आंख पर भी कब्जा कर सकती थी। इस तरह श्रेक 7 डेविल ज्यादातर अपंग हो जाएंगे। भले ही वो सीधे तांगसान को ना मार सके, लेकिन इससे उस बच्चे के लिए मजबूत बनने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब तक वो ऐसा कर रही है, वो तांग हाओ को मार सकती है। एक गंभीर रूप से घायल लेवल 96 टाइटल डुलुओ, मुझे नहीं लगता कि बीबी डोंग उसे नहीं मार सकती। तर्कसंगत रूप से कहें तो बीबी डोंग की वर्तमान शक्ति अब लेवल 99 के करीब होनी चाहिए थी, लेकिन वो राक्षस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल यूं ही करने की हिम्मत नहीं करती। मैं कहती हूँ, बड़ी बहन, परेशान क्यों होती हो? तुम खियान दाओलियो से किस बात से डरती हो? अगर तुम मुझसे डरती हो तो वो भी तुमसे उतना ही डरता है। उसे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता नहीं है, तो वो तुमसे जान तक लड़ने की हिम्मत कैसे करेगा? क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और इससे खियान रेंशु तो गेवत्व का मार्ग बर्बाद हो जाए? क्या ये शुद्ध मनोरंजन नहीं होगा? जैसे ही ये शब्द निकले, बीबी डोंग का चेहरा काली रेखाओं से ढक गया। ये बच्चा। बीबी डोंग थोड़ी असहाय थी। हालांकि वो जानती थी कि चूबाई उसके बारे में इस तरह शिकायत कर रहा है, वो इसका खंडन नहीं कर सकती थी। न ही वो चूबाई से सीधे सीधे पूछ सकती थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा असहज बना रही थी। लेकिन उसने जो कहा वो सच है। तांगसान, ये व्यक्ति जांच की जरूरत लगती है। आहा, कल मैं बीबी डोंग से स्वर्गदूत जाने की अनुमति मांगूंगी। अब मैं कि स्वर्गढू का साम्राज्य जहां भी जाऊंगी फल फूल सकती हूँ। ठीक है, अभी के लिए शिकायत करना बहुत हो गया है। मुझे किसी दिन किसी के सामने शिकायत करने का एहसास जरूर होगा। मैं जाकर देखूंगी कि तथाकथित तांगसान में क्या क्या क्षमताएं हैं और यू शाओगांग को कुछ थप्पड़ भी जड़ दूंगी। होस्ट ने शिकायत करना बंद कर दिया है। शिकायत की घातकता कम है। इनाम डायरी के मामले में तीसरी शिकायत का लक्ष्य अनलॉक हो गया है। ये सुनकर चूबाई, हालांकि इस शिकायत की घातकता पिछली बार जितनी नहीं थी, तीसरी शिकायत के लक्ष्य के अनलॉक होने से हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद चूबाई ने फिर भी शिकायत का लक्ष्य शियाओवू पर ही टिका दिया। इससे पहले कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, मैं शियाओवू को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। तांगसान चूबाई हंसा। ये उस साल की सच्चाई है जियाओजू। बीबी डोंग को दोष मत देना। उसका तुमसे ज्यादा प्यार न करना स्वाभाविक है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारी माँ है और वो घटना वास्तव में तुम्हारे पिता की गलती थी। खियान दाओलियो ने आह भरी, फिर खियान रेंशु के सिर पर हाथ फेरा। खियान रेंशु की आंखें पहले से ही लाल थीं और उसके नाजुक गालों पर आंसू बह रहे थे। हालांकि उसे सच्चाई का कुछ हिस्सा पहले से ही पता था, लेकिन जब खियान दाओलियो ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया तो उसे बहुत दुख हुआ।
तो च्यूबाई ने जो कुछ कहा वो सच था। खियान रेंशु ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी पहले उतार चढ़ाव भरी भावना इस समय धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने खियान दाओलियो से कहा, मैं समझ गई दादाजी। अब तुम्हारे पिता ने भी कीमत चुका दी है जियाजू, मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगा। अगर तुम राजी हो तो शायद तुम बीबी डोंग से मिल सकती हो। मुझे लगता है तुम दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ होगा। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। तुम स्वर्गदूत जा रही हो? बीबी डोंग ने आश्चर्य का नाटक करते हुए पूछा। हाँ, ये यात्रा बस एक परीक्षण के लिए है। मैं ज्यादा देर तक नहीं जाऊंगा और मैं शायद गुरु के लिए कोई बड़ा सरप्राइज भी ला सकता हूँ। च्यूबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओ, कैसा सरप्राइज? बीबी डोंग थोड़ा उत्सुक था। हालांकि च्यूबाई भविष्य देख सकता था, लेकिन वो अभी बस एक सोल एल्डर था। बिना ताकत के कुछ करना मुश्किल होगा। जाहिर है ये एक राज है। ठीक है, हर समय स्पिरिट सिटी में रहने से तुम अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाओगे। मैं एल्डर ज्यू और एल्डर गुई को तुम्हारे साथ रखूंगी, बल्कि वे तभी प्रकट होंगे जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी। च्यूबाई दंग रह गया। ये एक अप्रत्याशित लाभ था। 2 टाइटल डुलुओं के साथ वो अब तांगहाओ से नहीं डरता था। अगर तांगहाओ मरते दम तक नहीं लड़ता तो वर्तमान गुलदाउगी और भूत डुलुओ भी उसका मुकाबला कर सकते थे। हालांकि हो सकता है कि लड़ाई के बीच में ही तांगहाओ की पुरानी चोटें फिर से उभर आएं और वो स्वर्ग लौट जाएं। ऐसी स्थिति में धन्यवाद गुलू, हे। च्यूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। च्यूबाई के जाने के बाद बेबी डोंग ने भी उसके सामने मौजूद गुलदाउदी और भूत डुलुओं से कहा कि इस यात्रा में तुम्हें पवित्र पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा मेरे लिए तांगसान नामक एक व्यक्ति की जांच करनी होगी। तांगसान महाराज, ये व्यक्ति? गुलदाउदी डुलुओं ने हिचके जाते हुए पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तांगहाओ का बेटा है। भूत डुलुओं के भाव बदल गए। वो तांगहाओ का बेटा है तो क्या हम उस बच्चे को मार सकते हैं? जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ उसकी जानकारी की जांच करना है। जहां तक कार्रवाई की बात है, अभी समय नहीं आया है। जहां तक तांगहाओ की बात है, मैं उससे एक दिन खुद निपट लूंगी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवेल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारा द टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।